नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव अंक पे। दोस्तों, जीवन का आधार क्या है? क्या जीवन का आधार वो सब वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन यापन में हमारी सहायता करती हैं, विज्ञान के चमत्कार, या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर? सभी अपनी जगह ठीक है। जहां तक आस्था का सवाल है, विज्ञान उसकी जगह नहीं ले सकता, और जहां तक विज्ञान का सवाल है तो आस्था उसकी जगह नहीं ले सकती। लेकिन जीवन को सुगम बनाने के लिए, प्रतिदिन का जीवन यापन करने के लिए अगर कोई आपकी वास्तव में सहायता करता है तो वो विज्ञान करता है। ऐसा नहीं कि मानव पहले सुख सुविधाओं से वंचित था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया यूरोप में करीब 300 साल पहले, जब वहां पर लोग धर्म के अंधकार में चले गए थे, धर्म के कुएं में चले गए थे। और वहां पर कैथलिक और प्रोटेस्टेंट और उनकी आपस में जो जंग हुआ करती थी, जो कंजर्वेटिज्म था, वो इस हद तक था कि यहाँ पर इस किस्म के लोग थे वहां पर। जब एक थ्योरी आई थी कोपरनिकस की, कि जब उन्होंने कहा था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी आसपास आसपास घूमती है, तो उसको एक किस्म से प्रताड़ित किया गया था कि तुम तो जो हमारी धारणाएं हैं उसको ही बदल रहे हो। हमारे धर्म के मुताबिक तो पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसका चक्कर काटता है और बाकी ग्रह चक्कर काटते हैं। तो आप सोचिए, वो यूरोप जो 300 साल पहले इतने अंधकार में था, और जब वो उजाले में आता है तो पूरी दुनिया में उजाला कर देता है। चाहे वो बिजली हो, बल्ब हो, या फिर ग्रेविटेशनल लॉ हो, डार्विन के नियम हो, और फिर एक के बाद एक चमत्कार हो के जो हमारे सामने इन्वेंशंस आती हैं, चाहे वो एक साइकिल हो, कार हो, रेलवे हो, या फिर अब आज की दुनिया के लैपटॉप हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो, मोबाइल्स हो, रॉकेट्स हो, हवाई जहाज हो। ये सारी तकनीक वेस्ट से आती है, और इसलिए कभी कभी जय विज्ञान कहना मुझे ज्यादा उचित लगता है, क्योंकि हमारे जीवन को सुगम किसने किया? इन्होंने किया है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये विज्ञान का चमत्कार है। अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ लोग अयोध्या जा रहे थे विमान में, और वहां पर नारे लगाते कहते आज हमारा पुष्पक विमान अयोध्या पहुंच गया। तो मैंने उनसे पूछा, एक शख्स से, खासतौर से जो मेरे मित्र भी हैं, मैंने कहा जी, पुष्पक विमान कब से एयरबस और बोइंग ने बनाने शुरू कर दिए? कम से कम उनका जो विज्ञान है उनका तो नमस्कार करो उनको, आप आस्था अपनी जगह रखो। अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में तो बाइडेन साहब भी जाते होंगे, ऋषि सुनाक भी जाते होंगे, जो किशिदा साहब हैं, खासतौर से जो जापान बुद्धिस्टा कंट्री है, तो वो भी अपने बौद्ध गृह में जाते होंगे। पर्सनल लाइफ का विषय है जहां तक आस्था की बात है। और याद कीजिए, जब कोरोना के अंदर दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत हुई, तो बचाने वाला कौन था? डॉक्टर। बचाने वाला कौन था? दवाइयां, अस्पताल, इनकी डिमांड थी वहां पर। कमाल की बात है कि उन दिनों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बंद हो गए थे। वो जिनके पास हम अपना जीवन दान मांगने के लिए आते हैं, जीवन मांगने के लिए आते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो, पता लग रहा है उस भगवान के दरवाजे भी बंद हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान अपने आस्था के कारण मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाता है। कोई उससे गिला शिकवा नहीं हमको, जिसको जहां जाना जाए, जो आस्था रखनी है रखे। लेकिन जब आप विज्ञान के बारे में कुछ नहीं करते तो दिक्कत होती है। अभी हमारे देश में एक क्लाइमेट इमरजेंसी है। मैं बात करता हूं, इससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ आज आलोक भदौरिया जी और अरुण कुमार शर्मा जी, आप दोनों का स्वागत है सर। देखिए, हमने अपने क्लाइमेट के साथ कैसा खिलवाड़ किया, मैं आपको 2-3-4 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इससे आपको पता लगेगा कि हम अपनी दुनिया के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, शायद भगवान भी हमको उससे नहीं बचा सकता है। चलिए इन तस्वीरों के ऊपर आते हैं। गुलमर्ग, जनवरी 2023 और जनवरी 2024, एक रत्ती भर बर्फ नहीं है। वो दिन होते हैं जब वहां पर स्कीइंग होती है, विंटर गेम्स होते हैं बर्फ के। आज 1 इंच वहां पर बर्फ का टुकड़ा नहीं है। ये एल नीनो इफेक्ट है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक फोटोग्राफ है कश्मीर का, जहां पर लोग अब गंडोला से ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने बर्फ नाम की कोई जगह नहीं है। ये पिछले साल की यही जनवरी की पिक्चर और इस साल की जनवरी की पिक्चर। ये गुलमर्ग का
अभी का फोटो, इसी हफ्ते का फोटो आपके सामने, आप शॉक में आ जाएंगे कि कहीं कोई छोटा मोटा टुकड़े जो बर्फ के पड़े हैं, ऐसी धूप और इस ढंग का वातावरण, मुझे लगता है ये तो ऐसा लगता है गर्मियों का वातावरण वहां का हो गया। और इस जो खासतौर से मौसम होता है गुलमर्ग में, कश्मीर में, इसको चिल्लई कला कहा जाता है, इसका नाम है चिल्लई कला, कि यहाँ पर 5-5, 6-6, 8-8 फुट बर्फ होती है। और आज एक और भी हमारे सामने खबर थी कि जहां पर जोजिला के अंदर, जहां पर इस समय 40 फुट बर्फ होती थी। आर्मी का भी आज ही एक नोट आया हमारे पास, जो अखबारों में भी आया है, 40 फुट बर्फ जहां पर होती थी जोजिला पास के अंदर, वहां पर इस साल सिर्फ 5 फुट बर्फ है। आप सोचिए 8 गुना कम बर्फबारी, वो भी इतने ऊंचे एरिया में। इसके बाद एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं ओली की। ये पिछले साल की पिक्चर है और ये इस साल की पिक्चर है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो सारे स्लोप्स जिसके ऊपर लोग स्कीइंग का आनंद लेते हैं, और राइट पिक्चर, वहां भी ट्रॉली से लोग ऊपर जाते हैं ओली में, उत्तराखंड में, बिल्कुल इक्का दुक्का कहीं टुकड़ा बर्फ का पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। ये शायद इस बात की चेतावनी है कि देखिए हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। और हम धर्म के प्रति जो इतनी धर्मांधता और कट्टरता दिखा रहे हैं, उसका एक सीन और भी है कि क्या हमें शिक्षा पसंद है। और ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है आज की, सर, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की, बॉम्बे एडिशन की, हो सकता है दिल्ली में भी हो। 25% रूरल किड्स एजेड 14 to 18 कैनॉट रीड स्टैंडर्ड 2 लेवल इन ओन लैंग्वेज। 14 से 18 साल के बच्चे, जो बेसिकली 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, वो दूसरी क्लास का टेक्स्ट और मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं। सर मैं नहीं कह रहा हूं, ये लाइनें चीख चीख करके आ रही हैं, हेडलाइंस जो टाइम्स ऑफ इंडिया की मैंने आपके सामने पेश की है। आप खुद इसको देख सकते हैं कि आपका ध्यान कहां है और ये लोग कहां भटक रहे हैं, ये हिंदुस्तान कहां जा रहा है। यानी कि 14 साल का बच्चा 3rd स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं कर सकता। अच्छा, उस पर यह भी लिखा हुआ है कि सिंगल डिजिट डिवीजन जो बच्चा 3री क्लास तक सीख लेता, सिंगल डिजिट डिवीजन, यानी कि 9 को 3 से डिवाइड करना तो 3 या 9 हो जाता है, 3 into 3 9 हो, या 6 को 2 से डिवाइड करना होता है, 2 into 3 6 होता है। ये 14 साल का बच्चा ये सिंगल डिजिट का डिवीजन नहीं कर पाता है, बड़ी संख्या में। आप सोचिए कि हम धर्म की आंधी में, कट्टरता में बह रहे हैं, लेकिन जो हमारी पढ़ाई लिखाई है और जो हमारा क्लाइमेट इमरजेंसी है और जो हमारा विज्ञान है, उसके प्रति हम कितने अलूफ हो चुके हैं। भगवान बचाए ऐसी धार्मिक कट्टरता से। जीवन तो विज्ञान से चलता है, धर्म से नहीं चलता। धर्म आपको हो सकता है धर्मांधता में ले जाए, लेकिन विज्ञान आपको रोशनी देता है, विज्ञान आपको उजाले की ओर लेके जाता है। आज जो बल्ब जल रहे हैं मेरे सामने, ये विज्ञान की बदौलत जल रहे हैं, किसी और की बदौलत नहीं है। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आऊंगा। पृष्ठभूमि थोड़ी लंबी कर दी, कुछ मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स जोड़ दिए हैं। ये जो सारा का सारा धर्मांधता में डूबा हिंदुस्तान इस समय, और एक तरफ से विज्ञान के चमत्कार जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि विज्ञान के चमत्कारों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं धर्म की धर्मांधता को बढ़ाने में, जबकि बच्चे हमारे सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सर आलोक जी। धन्यवाद दिनेश। महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें सरकार इस समय भक्ति रस में डूबी हुई है, और ये जब चुनाव आता है तो इनका ये भक्ति रस बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये कहना चाहिए कि जैसे वो रीतिकालीन जो काव्य होते थे, ये सरकार उस मोड पे चली गई। अभी एक हाल फिलहाल का एक उदाहरण है, एक फिल्म आई है नयनतारा की, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस है, सुपरस्टार माना जाता है, अन्नपूर्णी जी। अब एक फिल्म में एक वो परिवार की दिखाई गई है, ब्राह्मण परिवार की है, शेफ बनना चाहती है। और जब शेफ बनना चाहती हैं तो उसके लिए उनको तो फिर वेज और नॉन वेज दोनों बनाना पड़ेगा। शेफ की कोई ऐसी कैटेगरी तो होती नहीं है कि भाई वो केवल वेज वाला शेफ है, वो नॉन वेज वाला शेफ है। तो वो उसको बनाती है, लेकिन कैसा बना है ये समझने के लिए उनको खाना भी पड़ता है। तो आप ये मान करके चलिए कि देश वहां पे पहुंच गया है। ये देखिए, लोगों की इच्छा से मतलब है, कैरियर का मामला है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि पहलवान का मतलब पहलवान और पंडित का बेटा पंडित ही बने, ये जरूरी नहीं है, ये साइंटिफिकली भी जरूरी नहीं है, डीएनए के हिसाब से भी। तो अब उसका एक विरोध होता है, इतना विरोध होता है कि भाई आपने दिखा कैसे दिया कि ब्राह्मण परिवार ये खा रहे, नॉनवेज का खा रहे। फिर उसने बोला कि आपने राम का प्रसंग कैसे डाल दिया। अच्छा, वो वाल्मीकि रामायण में उसका अंश है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। उसके बाद वो फिल्म नेटफ्लिक्स से हटा दी जाती है। इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, उनको लगातार फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी थी,
वो जैसे मुस्लिम्स में फतवे जारी करते हैं, उनको भी फतवे जारी करने का बड़ा शौक है। ये अच्छी बात है कि वो हार गए, जी। लेकिन आप करेंगे क्या? हार गए। अब आप करेंगे क्या? अब देखिए इसी तरीके से आप देखिए एक उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो जीन्स और इन सब के ऊपर अपने वो फैसले दिया करते थे, अपनी राय दिया करते थे। तो जी, सवाल ये है कि ये जो राय देने वाला जो चलन है, ये मुख्य तौर पर ये बड़े समझदार लोग राय देते हैं। ये चाहते हैं कि आप मुख्य मुद्दों पे बात ना करें और इसके अलावा आपको भटका दिया जाए। इतना भटका दिया जाए कि आप मुख्य मुद्दे की तरफ सोचे नहीं और कोई ना कोई काम में आपको लगा दिया जाए। एक जी आलोक जी। बाद में जुड़ रहे जब हैं उसने शायद दोबारा। जो चिराग, हाँ, जो चिराग जलाया था, तो जिन्न मिलने के बाद जिन्न उससे बार-बार पूछता था कि आका बताओ काम क्या है? तो उसने एक बार काम बताया, पूरा कर दिया, 2 बार बताया, पूरा कर दिया, 3 बार बताया, पूरा कर दिया। तो फिर वो आ गया, क्योंकि जिन्न तो थकता नहीं है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आधुनिक मशीन समझ सकते हैं आप वो, जैसे लिफ्ट समझ सकते हैं आप वो। तो उसने कह दिया कि भैया वो खंभे पे चढ़ो उतरो, कम से कम पीछा तो छूटे। तो मेरे को लगता है कि जिन के जो ये फॉर्मूला किसी ने दिया, या तुम चढ़ो उतरो यार, हमको मुक्त करो। तो ये फॉर्मूला भी मुझे लगता है कि देश की जनता अब ये अपनाने के लिए तैयार है। बहुत हो गया भक्ति राग। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी लगातार मंदिर ही मंदिर दौरा कर रहे हैं। वो केरल जा रहे हैं, आंध्रा जा रहे हैं, हर जगह मंदिर ही मंदिर दौरा हो रहे हैं, और आप मान के चलिए कि चैनल तो कायदे का दिखा रहे हैं। सवाल है क्यों दिखा रहे हैं? क्या उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है? ये सबसे बड़ा महत्व। एक चीज और है, अब विज्ञान की अब जब बात करते हैं तो मेरा मानना है कि उसके उसी के साथ ही एक चीज पैदा होती है आप में तर्क की क्षमता विकसित होती है। जब आप अध्ययन करते हैं, विज्ञान के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और जहां तक ये महाकाव्य और ये जो बहुत ये जनश्रुति के आधार पे भी चलते हैं। आप कहानियां सुनते रहते हैं, रामायण महाभारत पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने खुद पढ़ी होगी, लेकिन उन तमाम लोगों को ये कहानियां मालूम है कि राम कहाँ गए थे, कहाँ सीता का हुआ था, कौन सा वो हिरण कैसा बन गया था। उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी होगी, उनको मालूम होगा। उन्होंने महाभारत नहीं पढ़ी होगी, तो ये जनश्रुति से भी ये काम चल जाता है। विज्ञान से तो काम नहीं चलता। विज्ञान में तो आपको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ेंगे तब तो आप में एक तर्क क्षमता विकसित होगी। आप ये कहेंगे कि ये गलत है या सही है। तो सवाल है कि जब तक आप विज्ञान को अहमियत नहीं देंगे जीवन में, किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती। मैं तो इसमें अमेरिका का बहुत साफ करता हूँ कि एक बार ये बैराक ओबामा साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे जो स्टूडेंट है, नई पीढ़ी, वो विज्ञान की तरफ क्यों नहीं मुड़ रही है, वो विज्ञान को क्यों नहीं अहमियत दे रही है। ये बहुत बड़ी चीज है कि वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? अब आप देखिए, अगर आप निरंतर खोज देखिए, आपने तो पुष्पक विमान करा दिया था विषय प्रवेश में। अब जी, आपने पुष्पक विमान प्रवेश करा दिया, वो 20 साल में कर क्या रहे हैं, 30 साल में कर क्या रहे हैं? कभी माइक्रोसॉफ्ट बना देते हैं, कभी गूगल बना देते हैं, कभी टेस्ला बना देते हैं, कभी फेसबुक बना देते हैं, कभी थ्रेड बना देते हैं। तो वो तो वहां से कमाई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पुष्पक विमान ढूंढ रहे हैं कि पुष्पक विमान कहाँ है। तो सवाल है कि जब आप बैकव्यू मिरर से गाड़ी चलाएंगे तो कब तक चलाएंगे? वो कभी ना कभी तो दुर्घटनाग्रस्त होनी है, और कभी ना कभी आपको समझ में आ जाएगी कि ये सब भाई आपको भरमाया जा रहा है। अब आपको यह है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ देना होगा। धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। आपको पेंगोल स्थापित करने के लिए किसी भी जनता ने 140 करोड़ ने वोट नहीं दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अब जब वो आप ही खुद ही बता रहे हैं कि जब वो एनुअल रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें वो बेचारे खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना भाग दे पा रहे हैं, ना गुणा कर पा रहे हैं, ना वो स्टैंडर्ड पढ़ पा रहे हैं। एक और रिपोर्ट आई थी, वो प्रथम की रिपोर्ट थी, उसमें रुक्मिणी बनर्जी की रिपोर्ट थी। उसमें यह है कि वो 2 साल पहले की रिपोर्ट है, उसमें वो पता चला कि वो 30 साल का बच्चा, वो दूसरे साल के दूसरे क्लास के बच्चे के किताब भी नहीं पढ़ पा रहा था, एक पैराग्राफ नहीं सुना पाया, पढ़ नहीं पाया। तो आपको तभी तो चाहे हुए, नहीं तो आप पूछेंगे ना कि भाई है क्या, आप विश्वगुरु बन गए। बन गए, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये तो बता दो कि 100 विश्वविद्यालयों में आपके कितने विश्वविद्यालय आते हैं, ये तो बता दो। और फिर आप क्या करेंगे? तो आपके लिए तो यही है कि आपको इसका सहारा है, मुद्दों का भटकाव है, जनता को किसी न किसी काम में लगा देना है कि सरकार बहुत काम कर रही है, बहुत काम कर रही है, आपने झाड़ू उठा करके काम कर लिया। लेकिन उस ये भी तो बताइए कि स्वच्छता अभियान का हिसाब कहाँ है? आपने कोरोना की इतनी सारी बातें कर दी, लेकिन कोरोना का ये तो बताइए कि आपने जो वेंटिलेटर लगाए थे, वो वेंटिलेटर कितने चल रहे हैं? क्या ऑडिट हुआ? नहीं हुआ इस देश में। ये सबसे बड़ी चीज है।
इसलिए आपको तर्कों से दूर रखा जाएगा, आपको इसीलिए आस्था पे ज्यादा जोर डाला जाएगा, और आस्था एक निजी विषय है, निजी जीवन पद्धति है, धर्म भी एक निजी जीवन पद्धति है, लेकिन उसको आप सार्वजनिक इसलिए कर रहे हैं कि विमर्श में वही रहे, आप मुख्य मुद्दों से दूर रहें। ये भटकाव है। दिनेश जी। एक सवाल और भी है आपसे, फिर मैं अरुण जी के पास आता हूं। भारत में 15 से 24 का जो सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आज मैंने बात भी हेडलाइन भी टाइम्स की दिखाई, वो प्रथम की रिपोर्ट ही है एक्चुअली, जो आज आई है एक्चुअली, जहां पर ये बच्चे करीब 25 करोड़ के करीब हैं, ये 15 से 24 के, उसके नीचे भी 30-35 करोड़ है टोटल, मतलब आधी पॉपुलेशन जो अंडर 30 है इंडिया की, 70 करोड़ पॉपुलेशन अंडर 30 की एज की है। अगर 70 करोड़ में से 60-65 करोड़ ना डिवीजन कर सकते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं, 14 साल का बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड की बुक का सेंटेंस नहीं पढ़ सकता सर, तो सर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है सर, ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी है सर। वी आर क्रिएटिंग ए लायबिलिटी डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव द टैलेंट एंड एवरीथिंग। लेकिन चूंकि आपका एजुकेशन का बजट पिछले 10 सालों में आधा हो गया जीडीपी के मुकाबले, पहले 0.55% होता था केंद्र सरकार के द्वारा, 0.55, अब 0.27% हो गया। तो सरकार को तो खर्चा करना नहीं है, एजुकेशन पे कुछ करना ही नहीं है, तो फिर ये हमारे लिए तो डेमोग्राफिक ये लायबिलिटी है आलोक जी। ये तो आप जिसको लायबिलिटी बोल रहे हैं, मैं उसको दूसरे तरीके से मैं देखना चाहूंगा। मेरा तो ये कहना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी चर्चा खूब होती थी, उसका लाभ उठाने का अवसर खत्म हो गया। ये सारी रिपोर्ट जो आज हम देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये इसी ओर इशारा कर रही है कि इसको लायबिलिटी तो मैं नहीं मानूंगा। लायबिलिटी तो मैं इसलिए नहीं मानूंगा, कोई जैसे ही हम लायबिलिटी कहते हैं, हमें ये लगता है कि सरकार बड़ा काम कर रही थी, वही थोड़ी सी कसर रहेगी। मैं ये नहीं मानूंगा। मेरा ये मानना है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप 82 करोड़ को राशन देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न प्रोग्राम चला रहा हूं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उसी सांस में ये भी तो इसका अर्थ निकलता है कि आपके पास में कोई ऐसा दर्शन नहीं है कि अगले 5 सालों में भी ये 82 करोड़ की संख्या को आप घटाकर कम कर दीजिए। तो ये एक हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, कि वही मैंने जैसे बताया, अभी देखिए आपका वो आएगा एक लाल किला से 15 अगस्त को 2023 में घोषणा की गई थी कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिए गए। ये लाल किले से ऐलान था 15 अगस्त 2023 का। बहुत अच्छी बात है, ऐलान है। लेकिन हुआ क्या? अब नीति आयोग रिपोर्ट दे रहा है कि ये संख्या तो 25 करोड़ है। अब सवाल है कि 6 महीने में 25 करोड़ संख्या हो जाएगी, तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अगर आपने 25 करोड़ गरीबी की रेखा से निकाल दिया तो है क्या? तो फिर आप गोल्डमैन सैक की जो रिपोर्ट है उसकी आप धज्जियां उड़ा दीजिए, वो भी कह दीजिए कि गलत है। जो ये कह रही है कि देश में 49.3% आपके जो केवल $1500 कमाते हैं। $1500 हुआ क्या? मोटे तौर पर आप लेके चलिए 1.25 लाख के करीब समझ लीजिए मोटे तौर पर। लेकिन जब आपकी एमएसपी इतनी खस्ता है, सवाल तब भी नहीं उठेंगे। लेकिन एक बात है ना, जब भी देखिए, जब आप करेंगे तुलना कैसे करेंगे? आपको भरमाया जा रहा है, भरमाया ये जा रहा है बॉडी बिक रही है, भरमाया ये जा रहा है आपकी एसयूवी बिक रही है, भरमाया जा रहा है कि 2 करोड़ के मकान बिक रहे हैं, 1 करोड़ के मकान बिक रहे हैं। ये तो भरमाने वाली बात है ना। आप ये क्यों नहीं पूछते कि भाई स्वास्थ्य में आपने क्या किया? क्या कोई नीति है? क्या कोई व्यवस्था है? क्या आप डॉक्टर की भर्ती कर रहे हैं? उल्टे तो ये हुआ है कि कोरोना में जितने जो भर्ती किए गए, तो उनमें से तमाम लोगों को तो बाहर कर दिया गया, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर। ये तो देश भर में हुआ है। तो सवाल है कि जनता अभी नहीं समझ रही है। अब जनता तो वही मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, जनता को अब तो समझ लेना चाहिए कि भाई एक ऐसा कोई पीछे पड़ गया है, उसको बस एक खंभा लगा दें, मतलब मंदिर दे दें, बोले मंदिर में ही सुबह शाम पूजा करते रहो, और बाकी देश उनके हाथों सौंपा जाए। जो कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ विजन लाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत वहां भी है, सपने वो भी नहीं दिखा रहे। सपना भी उनका एक है कि मोदी हटाओ। मोदी हटाओ से बात नहीं बनती। इंदिरा हटाओ भी जब बात की गई थी, तो उसके सामने मजबूत कद्दावर लोग थे। जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग थे, सारे लोग थे, दिग्गज थे, चरण सिंह जैसे लोग थे, मोरारजी देसाई जैसे लोग थे। ऐसे ऐसे लोग थे, तभी तो आप ये संभव हो पाए ना। क्या इस समय वैसे लोग हैं? नहीं है। तो फिर हमको लगता ये है, तर्क जीवी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। विज्ञान की बहुत अहमियत है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर एक बार दोहराऊंगा,
ऐसे लोगों को जो भक्ति रस में डूबे हैं, उनको भक्ति ही करने देनी चाहिए। वो ज्यादा अच्छा है देश के लिए, और देश में उनको लाना चाहिए जो काम करें, जो गवर्नेंस की बात करें। जी, अरुण शर्मा जी, जो बात आलोक जी ने कही सर्वथा उचित है। मेरा कहने